सूरज धीमे धीमे 8 कनाल पर मुहित उस मखरूर इमारत को अपनी लपेट में ले रहा था। यह बंगला अपनी कई खुसूसियात की बिना पर बहुत मशहूर और मारूफ था। पीपल की लकड़ी के नफीस काम से मुज़य्यन छज्जे, कांच के टुकड़ों का काम और मोरों के जोड़े। यह जगह शीशों वाली कोठी के नाम से बहुत मशहूर थी। दरो दीवार कांच के टुकड़ों से ढके हुए थे और सफेद दरख्तों की छांव में एक बहुत ही खूबसूरत घर था। दाखिली दरवाजा स्याह रंग का था जिसके ऐन दाएं बाएं सफेद सतून थे, और बाहर से ही नहीं, अंदरूने खाना भी सजावट और आराइश और ज़ेबाइश भी मालिक के ज़ौक़ और पसंद की अक्कासी करने को काफी थे। निचले मंजिल पर मौजूद डाइनिंग रूम की तवील मेज पर तन्हा नाश्ता करते हर सू खामोशी थी। गोद में नैपकिन रखे और छुरी कांटे से अफगानी ऑमलेट को मुंह में रखते वो आहिस्तगी से चबा रहा था। 8 कनाल की कोठी में वो अकेला रहता था। तन्हाई पसंद भी मालूम होता था। वहीं पे एक मुलाजिम हाथ बांधे खड़ा था और नीली शलवार कमीज और पांव में सांप की असली खाल से बनी पेशावरी चप्पल पहने उसके हर अंदाज में गरूर झलकता था। बाएं कलाई में राडो की चमकती रिस्ट वॉच, जबकि गिरेबान के खुले बटनों से झांकता सांप का टैटू। साफ जाहिर था उसे सांप बहुत पसंद थे, और घर की आधी से ज्यादा सजावट में सांप की खाल से बनी ही चीजें नुमायां थीं। और फिर जैसे रिंगटोन की आवाज आई तो उसके चेहरे पर नागवारी भी आ गई। उकताहट भरे अंदाज में मोबाइल कान से लगाकर उसने सलाम किया, और दूसरी जानिब कुछ पूछा गया था जिसका उसने बड़ा ही कड़वा मुंह बनाकर जवाब दिया था कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। नहीं, फिलहाल आना नामुमकिन है, मसरूफ हूं, आप मां को सलाम कह दीजिएगा। और फिर उसने कॉल काट दी। निस्फ ऑमलेट बाकी था, लेकिन उसका मूड तो खराब हो चुका था और नाश्ता छोड़कर वो उठ गया। वो 34 साल का था और बाप का बेजा कंट्रोल करना उसे सख्त नापसंद था। आधा दिन वो अहमद टावर्स में गुजारने के बाद इलेक्शन के लिए तैयारी उसे करनी थी। एमएनए की सीट हासिल करना आसान ना था, और आईने में बटन बंद करते उसने आदतन मूंछों को भी ताव दिया था, और सीन हुआ यहां पे खत्म। हबस भरे मौसम में जब तीसरा लेक्चर खत्म हुआ तो साथ ही गुलसेब की हिम्मत भी जवाब दे गई। सुबह से साबिर शाकिर बैठी गुलसेब के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था, और भूख भूख कर शोर मचाती वो उसे कैंटीन पर ले आई। एक हाथ से मुंह में बिस्किट ठूंसती, दूसरे से नाज का कंधा झंझोड़ती वो सख्त परेशान थी, और नाज ने भी आहिस्तगी से उसका हाथ अपनी हथेलियों में लेकर दबाया और कहा, मेरी फूल जैसी दोस्त। और उसके इस अंदाज पर तो गुलसेब का बिस्किट गिरते गिरते बचा। हाथ छोड़कर नाज ने उसकी गुलाफी आंखों में झांका और फिर खींचकर एक थप्पड़ रसीद किया। और गुलसेब तो फटी फटी आंखों से रुखसार पर हाथ रखे गुमसुम बैठी थी। और फिर नाज कहने लगी, गुलसेब, एक नंबर के चालबाज, मुनाफिक, घटिया, कमीने, उल्लू के पट्टे से इश्क लड़ाया तुमने। माथे पर देवरी चढ़ाए वो खूनखार नजरों से घूरते हुए फंकारी, और गुलसेब तो रोने को तैयार बैठी थी। टप टप मोटे मोटे आंसू आंखों की दहलीज पार किए, रुखसारों पर बहने लगे। नाज ने गहरी सांस भरी, बैग से टिश्यू पेपर का पैकेट निकाला और उससे कहने लगी कि काश पहले ही तुम्हें एक लगा देती ना, तो ये दिन तो न देखना पड़ता। और नाज की बात पर वो ज़ारो कत्तार रोने लगी थी। दरअसल गुलसेब को पुराने जमाने का इश्क करने का शौक चढ़ा था, लेकिन थी तो औरत जात न कैसे खुद जाकर किसी से इजहार कर देती। और फिर अल्लाह अल्लाह करके 2 साल बाद सेमेस्टर की शुरुआत में एक चॉकलेट बॉय गुलसेब के इश्क में गिरफ्तार हो गया था, और इंकशाफ के पहाड़ तोड़ते उसने कहा कि गुलसेब तो पहले ही दिन से उसकी नजरों में आ गई थी, लेकिन हिचकिचाहट के बाइस वो इजहार नहीं कर सका था। शाइस्ता लबो लहजा, 6 फुट से निकलता कद, रोशन आंखें,
اور دولت کی چکا چوند ہو تو گلزیب کیا کوئی بھی کلی پگھل جاتی۔ سو گلزیب نے بھی کمال مہارت سے عاشق کو دل تھما دیا، جس کا بعد میں کیا خوب کٹا کٹ بنایا گیا۔ اکثر اس سے ناز پوچھتی تھی کہ آخر تمہیں اس میں نظر ہی کیا آیا، تو وہ کہہ دیتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور گلزیب کی یہ کھلکھلاہٹ دیکھ کر تو ناز پہلو بدل کر ہی رہ جاتی۔ ایک نام تو اس کا نارمل انسانوں والا ہے نہیں۔ ناز کے اعتراض پر گلزیب نے بھی برا منہ بنایا۔ حسین جو تھی، برا منہ بھی تو سوٹ کرتا تھا نا۔ ہاں نہیں تو اور کیا، نواز چانڈیو بھی بھلا کوئی نام ہے؟ سنتے ہی کوئی سندھ کا مڈل فیل وزیر دماغ میں ہی آ جاتا ہے میرے تو۔ ہاں یہی تو فرق ہے، تم جسے چانڈیو چانڈیو پکار کر ڈیگریڈ کر رہی ہو نا، وہ میرا چاند ہے اور میں اس کی چندہ۔ واٹ؟ اوکے۔ ناز نے عجیب ہونکوں کی سی تصویر بنی گلزیب کی آنکھوں میں چمکتے ستارے دیکھے۔ شاید گلزیب بھول گئی تھی کہ ستارے دور سے ہی پیارے لگتے ہیں اور قریب آنے پر تو وہ جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں، اور پھر دن بدن گلزیب کا اس کے قریب ہونا اور ہمہ وقت گلے میں ڈالے دوپٹے کا سرا دانتوں کے درمیان دبائے نواز چانڈیو کی تعریفوں میں زمین و آسمان ایک کر دینا تو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ناز کا نواز چانڈیو سے غائبانہ تعارف تھا، ذہن میں بھدی مونچھوں والا اجرک شال اور سر پر نگینوں والی ٹوپی کا خاکہ بنا ہوا تھا، اور گلزیب کو وہ پیار سے شاید گلے کہہ کر پکارتا تھا، اور وہ ناز کو بتاتی تھی کہ ناز جب وہ مجھے گلے کہتا ہے نا تو یقین مانو دھڑکنیں رکی جاتی ہیں۔ اچھا، اگر ایسا تو تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ ناز ہمیشہ اس کی باتوں کا ایسا ہی جواب دیتی۔ ارے بھائی تمہیں کیا پتا، کبھی عشق کیا ہو تو پتا چلے نا۔ تبصرے پر گلزیب نے ناک سے مکھی اڑائی، اور اس بیان پر تو ناز کی مسرت دیدنی تھی۔ بہن، ایک چھوٹی سی چیز ہے میرے پاس، اسے کہتے ہیں دماغ، اور دماغ والوں کو عشق نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر آخرکار ایک دن فرصت ملتے ہی وہ گلزیب کے ہمراہ نواز چانڈیو سے ملاقات کو چلی گئی، اور واپسی پر اسے چاکلیٹ بوائے کے خطاب سے اس نے نوازا، اور پھر ناز اسے کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا سوچ کر بیچارے کا اتنا برا نام رکھ دیا ماں باپ نے۔ اور گلزیب مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب تو تم خوش ہو نا؟ گلزیب نے آس بھرے لہجے میں پوچھا تو ناز مسکرائی اور پھر کندھے اچکا کر کہا، تم خوش تو میں کیوں نہیں، بس اوقات میں رکھنا اسے، سمجھی؟ ہے لیکن محبت تو حدود و قیود سے آزاد ہوتی ہے نا؟ گلزیب نے معصومیت بھرے لب و لہجے میں کہا۔ ہاں وہی، لیکن آنکھیں تو کھلی رکھنا کم از کم تم۔ ہاں وہ تو ہمیشہ ہی ہوتی ہیں، گلزیب نے کہا، اور اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا تو ناز کا تو کہکہا ہی چھوٹا، اور پھر ناز اسے بھی پوائنٹس مارنے لگی اور کہنے لگی کہ اچھا جیسے میں تو جانتی ہی نہیں ہوں نا کہ بچپن میں کس کس پر دل ہاری ہو تم۔ ہر گلزیب نے اس کی اس بات پہ اسے نظر انداز کیا، لیکن ناز چپ نہ رہی اور کہنے لگی، جانتی ہوں میں، کبھی کلاس مانیٹر پسند آ جاتا تو کبھی کوئی کزن، کبھی چاٹ کی ریڈی پر کھڑا لڑکا، آنکھیں تو ہمیشہ سے ہی کھلی رہتی ہیں میری گل کی۔ اور گلزیب نے منہ پھلایا، میرا بچہ، اس نے مزید چھیڑتے ہوئے اس کے پھولے پھولے گال کھینچے۔ رہنے دو ناز، ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ ایک تو تم کچھ بھولتی نہیں ہو، دوست ایسے ہوتے ہیں بھلا؟ گلزیب اس کے ہاتھ پر کرتی ہوئی روٹھی۔ اچھا تم دوست ہو میری؟
नाज का अंदाज गुलज़ेब की समझ से बालातर था और उसके दिल को कुछ हुआ। क्या मतलब, क्या मैं नहीं हूं तुम्हारी दोस्त नाज? गुलज़ेब ने डरते डरते उससे पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो पूरी दुश्मन हो मेरी। और गुलज़ेब की कब से रुकी सांस बहाल हुई और अगले ही लम्हे ग्राउंड में नाज आगे आगे और गुलज़ेब पीछे पीछे थी। बमुश्किल ही 2 माह गुजरे थे इस पुराने जमाने के प्यार को कि नवाज चांडियो औकात से निकलने को पर तोलने लगा। खुशगवार मौसम था तो कैंटीन में समोसों की खुशबू हर सू फैली हुई थी, जबकि नाज के सामने गुलज़ेब माहौल खराब करने पर तुली हुई थी और फुर्सत से टसवे बहाते वो टूटी फूटी रुदात सुना रही थी और उसे बता रही थी कि तुम्हें पता है क्या हुआ, बल्कि तुम्हें तो पता ही है कि क्या हुआ है। मेरी तो आंखों पे इश्क की पट्टी ऐसी बंधी हुई थी कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तुम जानती हो आजकल मैं ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजार रही हूँ। हम बाहर लंच और डिनर के लिए भी जाते थे और ऐसे में उसने मेरी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं उसके साथ भी, और अब वो मुझे तरह तरह से ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैंने उसकी ये बात ना मानी कि पैसे ना दिए या ये कोई और बात ना मानी उसकी हर तरह से, तो वो मेरी सारी पिक्चर्स प्रिंट आउट करके यूनिवर्सिटी में दे देगा और मेरी फैमिली तक भी ये बात पहुंच जाएगी। तो मैं कैसे सामना करूंगी इन सब का? और गुलज़ेब ज़ारो कतार रोती जा रही थी और टिश्यू का पैकेट भी खत्म हो चुका था, जबकि नाज के सब्र का पैमाना छलकने को बेताब था। उसके पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो वो गुलज़ेब पर तोहफ भेजकर पुरानी दोस्ती पर लानत भेजकर समोसे मंगवा लेती या फिर उसे कंधा देती। लेकिन नाज ने उसे कंधा भी नहीं दिया और ना ही समोसे मंगवाए, बल्कि वादा किया, और वादे में यही था कि मैं नवाज चांडियो का सिस्टम और मोबाइल साफ कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो। उसकी और तुम्हारी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो मैं डिलीट कर दूंगी। और गुलज़ेब हिचकियां भरती हुई उसके गले लगी और पहली बार ऐसा था कि नाज ने उसके गिर्द बाजू नहीं फैलाए थे। वो जहन के ताने बानों से उलझ रही थी और गुलज़ेब ने जानना जरूरी भी न समझा कि वो कैसे ये सब करेगी। अब नाज उसके कंप्यूटर को, उसके सिस्टम को और उसके मोबाइल को कैसे करेगी हैक, यह हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में। आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे दिया गया है, समझने वालों के लिए काफी है। आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, पिक्चर्स पे ब्लैकमेल करना, साइबर क्राइम की ही स्टोरी यहाँ पे भी बताई जा रही है। तो इसमें बाकायदा लड़कियों की गलती होती है कि उन्हें इस तरह के स्टेप्स और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अपनी सेफ साइड भी देखनी चाहिए है उन्हें। इसमें सारे लड़कों का ही कसूर नहीं होता, लड़कियों की भी अपनी ही गलती होती है। अगर वो ऐसा ना करें तो उन्हें भी ब्लैकमेल करने के लिए कुछ ना मिले। तो ये स्टोरी भी इसी तरह की किरदारों के गिर्द घूमती है, जहाँ पे साइबर क्राइम, हैकिंग सिस्टम्स को करना और इस तरह के जो अफराद हैं उनको शायद नाज पकड़ने के मिशन पर अब चल पड़ी है। तो कैसे वो पकड़ेगी यह हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।